सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 22 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में किसने प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR नाम से 3 ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। तो आंसर होगा मनोहर लाल खट्टर। कौन है मनोहर लाल खट्टर? तो ये कैबिनेट मंत्री हैं, इनके पास आवास व ऊर्जा मंत्रालय है और अभी इन्होंने देश के बिजली क्षेत्र की दक्षता, पारदर्शिता यानी कि ट्रांसपेरेंसी और प्रभावशीलता इफेक्टिवनेस को बढ़ावा देने के लिए 3 नए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किए हैं। उनके नाम मैं आपको बताता हूं और उनके काम भी मैं आपको बताता हूं। तो तीनों के नाम है प्रॉम्प्ट, ड्रिप्स और जल विद्युत DPR। पहले हम बात कर लें इन प्लेटफॉर्म्स को बनाया किसने है। तो केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने, जिसकी स्थापना होती है 1951 में, मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके हेड हैं घनश्याम प्रसाद। अब इन पोर्टल्स की प्लेटफॉर्म की बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने बात करी प्रॉम्प्ट की। प्रॉम्प्ट का फुल फॉर्म हो गया पोर्टल फॉर ऑनलाइन मॉनिटरिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स थर्मल। फुल फॉर्म से समझ में आ रहा होगा आपको थोड़ा कि इसे भारत में जो थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स का जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वो जो निर्माणाधीन है, उनका रियल टाइम एनालिसिस और ट्रैक करने के लिए इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है। मतलब इससे अब हमें यह पता चल जाएगा कि थर्मल पावर प्रोजेक्ट्स के निर्माण में देरी क्यों हो रही है। आप रियल टाइम में उसको ट्रैक कर पाओगे। दूसरा प्लेटफॉर्म है ड्रिप्स, मतलब डिजास्टर रिसोर्स इन्वेंट्री फॉर पावर सेक्टर। तो मतलब भूकंप आ जाता है, तूफान, बाढ़ वगैरह के कारण जो इलेक्ट्रिसिटी में ब्रेकडाउन हो जाता है, मतलब कहीं फॉल्ट वगैरह आ जाता है, तो अब इसकी मदद से उस फॉल्ट का पता लग सकेगा कि किस एरिया में किस जगह पे फॉल्ट है, ताकि जल्दी से जल्दी उसे हम ठीक कर पाएंगे और फिर से पावर सप्लाई चालू कर सकेंगे। और एक है जल विद्युत DPR प्लेटफॉर्म। तो इसकी मदद से देश में जो भी निर्माणाधीन जल विद्युत पंप भंडारण संयंत्र हैं यानी कि और प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी क्या प्रोसेस चल रही है, क्या प्रगति चल रही है, उसकी निगरानी, उसकी मॉनिटरिंग की जा सकेगी इसके थ्रू। तो इस तरह से ये तीनों प्लेटफॉर्म अभी लॉन्च किए गए। तीनों के बारे में मैंने आपको बता दिया, किसने लॉन्च किया ये मैंने आपको बता दिया, जो हमारे पावर मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर जी ने। किसने निर्माण किया वो मैंने आपको बता दिया, तो ध्यान रखना इसे। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। तो आंसर होगा जगदीप धनखड़। तो 19वें CII भारत अफ्रीका व्यापार सम्मेलन, इसका आयोजन नई दिल्ली में हुआ 20 से लेके 22 अगस्त 2024 तक, जिसका उद्घाटन हमारे उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने किया। आपको बता दूं इसका जो पहला संस्करण है वो 2005 में हुआ था और इस सम्मेलन को आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य भारत और अफ्रीका के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाना है। इस बार की थीम रही है एक भविष्य का निर्माण। और इसका बात करें आयोजन किसने किया, आयोजनकर्ता कौन है? विदेश मंत्रालय, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय व भारतीय उद्योग परिसंघ मिलकर के इसका आयोजन करते हैं। मैं आपको बता दूं ये जो भारत है ये अफ्रीका का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है, लेकिन यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन अफ्रीका का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बात करते हैं भारतीय उद्योग परिसंघ की, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII का फुल फॉर्म यही हुआ ना, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री की। इसकी स्थापना होती है 1895 में, नई दिल्ली में मुख्यालय है और इसके हेड याद रखना कौन है? संजीव पुरी है। अब सम्मेलन वाला प्रश्न है, तो 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट सम्मेलन, कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको यहाँ पे रिवाइज कराऊंगा, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो देखो अभी जो AI सुरक्षा पर दूसरा सम्मेलन हुआ था इस साल, वो साउथ कोरिया के सियोल में हुआ था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट यूनाइटेड अरब अमीरात में, वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट नई दिल्ली में, पहला न्यूक्लियर एनर्जी समिट ब्रुसेल बेल्जियम में हुआ था और नवा रायसीना डायलॉग का आयोजन अभी नई दिल्ली में हुआ, जिसमें चीफ गेस्ट ग्रीस के प्रधानमंत्री किर्याकोस मित्सोताकिस थे। पहला डिजिटल इंडिया फ्यूचर स्किल समिट गुवाहाटी में हुआ। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन पर्थ ऑस्ट्रेलिया में हुआ। विश्व सरकार सम्मेलन 2024 ये दुबई में हुआ। और भारत ने यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की अध्यक्षता की थी पहली बार, 46 नंबर का एडिशन था नई दिल्ली में। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल ट्रेड शो का आयोजन गांधीनगर गुजरात में हुआ था। नवा अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव ये फरीदाबाद में हुआ। 27वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव नासिक में। पहला भारत स्टीम बॉयलर एक्सपो गुवाहाटी में। कृषि अर्थशास्त्रियों का 32वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो अभी हुआ और ये नई दिल्ली में हुआ। भारत ने दूसरी बार इसको होस्ट किया। तो इस तरह से ये 2024 के मोस्ट इंपॉर्टेंट समिट से इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन ने शक्तिकांत दास को कौन सी रेटिंग दी है। तो आंसर होगा A+। तो अभी अमेरिकी मैगजीन ग्लोबल फाइनेंस ने RBI गवर्नर शक्तिकांत दास को लगातार दूसरे साल विश्व स्तर पर
टॉप सेंट्रल बैंकर का दर्जा दिया है। उन्हें इस साल भी A+ रेटिंग दी गई है। पिछले साल भी उनको A+ रेटिंग मिली थी। तो A+ रेटिंग पाने वाले केवल 3 सेंट्रल बैंक के गवर्नर हैं। एक तो हमारे जो RBI गवर्नर शक्तिकांत दास, एक डेनमार्क के क्रिश्चियन कैटल थॉमस और स्विट्जरलैंड के थॉमस जॉर्डन। मतलब 3 देशों के सेंट्रल बैंक के गवर्नरों को A+ रेटिंग दी गई है इस बार। तो ये जो ग्लोबल फाइनेंस मैगजीन है, ये महंगाई की दर नियंत्रण, आर्थिक विकास लक्ष्य, मुद्रा स्थिरता और ब्याज पर मैनेजमेंट में सफलता के आधार पर ये रेटिंग देती है। आपको याद दिला दूं, पिछले साल शक्तिकांत दास जी को 2023 में गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला था। और पिछले साल जो हमारा सेंट्रल बैंक है RBI, चेंज मेकर ऑफ द ईयर का अवार्ड उसको मिला था। और अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था कि सॉवरेन वेल्थ फंड इंस्टीट्यूट ने दुनिया के जो सेंट्रल बैंकों की लिस्ट जारी की थी कि भाई किसके पास कितना पैसा है, उसके हिसाब से वो लिस्ट थी। तो उस मामले में RBI 12वें स्थान पे था। टॉप पे अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है, जिसे आप फेडरल रिजर्व कहते हो, वो टॉप पे था। बाकी RBI के कुछ स्टैटिक में आपको बताऊं तो स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। मुख्यालय आपको मिलेगा मुंबई में। और इसकी स्थापना किस आयोग की सिफारिश पे होती है? यंग हिल्टन आयोग, जिसे शाही आयोग भी कहते हैं। इसका राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन होता है 1 जनवरी 1949 को। गवर्नर आपको पता है शक्तिकांत दास है। पहले ब्रिटिश गवर्नर सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे और पहले भारतीय गवर्नर CD देशमुख थे। तो इतना याद रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। अभी फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में किसे पेरिस पैरालंपिक 2024 में शेफ डे मिशन नियुक्त किया है? तो आंसर होगा सत्य प्रकाश सांगवान को। तो अभी भारतीय पैरालंपिक समिति के उपाध्यक्ष हैं सत्य प्रकाश सांगवान, और इन्हीं को पेरिस पैरालंपिक 2024 में भारतीय दल का शेफ डे मिशन नियुक्त किया है। पेरिस पैरालंपिक की बात कर रहे हैं। जो अभी पेरिस ओलंपिक हुए थे उसमें हमारे शेफ डे मिशन कौन रहे थे? गगन नारंग रहे थे। अच्छा, शेफ डे मिशन का मतलब क्या होता है? पहले ही मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन एक बार फिर से बता रहा हूं। ये एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक पद होता है, क्योंकि वे पार्टिसिपेट करने वाले एथलीटों के कल्याण को सुनिश्चित करने, उनकी जरूरतों का ख्याल रखने और आयोजन समिति के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति होता है। शेफ डे मिशन इसको बोलते हैं। तो अब आपको समझ में आ गया होगा इसका मतलब क्या है। पेरिस पैरालंपिक के लिए ये बने हैं कौन? सत्य प्रकाश सांगवान। और आपको याद हो तो पेरिस पैरालंपिक से एक प्रश्न हमने और पढ़ा था। पहले तो आप ये याद रखो, इस साल पैरालंपिक का ये 17वां एडिशन है। इसमें जो पैरा एथलीट होते हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं, नाम से समझ में आता है आपको। ये अभी 28 अगस्त को शुरू होंगे और 8 सितंबर तक चलेंगे। भारत की तरफ से इसमें 84 एथलीट हिस्सा ले रहे हैं, 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। और उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक हैं वो हमने चुन लिए हैं। कौन कौन है? सुमित अंतिल जो भाला फेंक के खिलाड़ी है, और भाग्यश्री जाधव जो कि शॉट पुटर है। अच्छा, क्यों ना लगे हाथ में पेरिस ओलंपिक का भी आपको क्विक रिवीजन करा दूं एक बार? ठीक है, करवा लें? चलो भाई कर लेते हैं फटाफट से। तो पेरिस ओलंपिक कौन सा संस्करण था? 33वां संस्करण था। मैस्कॉट क्या है? ओलंपिक फ्रिज, जो कि फ्रांस की पारंपरिक टोपी है। भारतीय मशाल वाहक अभिनव बिंद्रा थे। भारतीय टीम को स्पॉन्सर किया अदानी ग्रुप ने। उद्घाटन समारोह में यहाँ पे ध्वजवाहक 2 जने थे, शरद कमल, PV सिंधु। शरद कमल टेबल टेनिस प्लेयर है, PV सिंधु हमारे शटलर हैं, बैडमिंटन प्लेयर हैं। और समापन समारोह में क्लोजिंग सेरेमनी में फ्लैग बियरर थे मनु भाकर जो कि शूटर है, और PR श्रीजेश जो कि एक हॉकी प्लेयर हैं। मतलब अभी रिटायरमेंट ले लिया, लेकिन संबंध इनका हॉकी। शेफ डे मिशन मैंने आपको बताया गगन नारंग रहे। और पेरिस ओलंपिक समिति में जूरी सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला बिल्किस मीर है। 4 नए गेम्स को इस बार शामिल किया गया था यहाँ पे, ब्रेकिंग, स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग और सर्फिंग। और अगली बार जो समर ओलंपिक है वो कहाँ पे होंगे? लॉस एंजल्स अमेरिका में होंगे 2028 में। साथ में मैंने हमेशा आपको बताया कि विंटर ओलंपिक्स जो 2030 है वो फ्रांस में होंगे, और 2034 वाले अमेरिका में होंगे। फिर हमने ये भी देखा इसकी जो मेडल टैली है उसमें टॉप पे कौन रहा था? अमेरिका रहा था। और भारत की बात करें तो भारत 71 भारत की रैंक रही है। भारत ने टोटल 6 मेडल जीते थे, इसमें से 1 सिल्वर है और 5 ब्रॉन्ज है। वो भी देख लेते हैं एक बार कौन कौन ने क्या क्या जीते। तो पहला मेडल इसमें मनु भाकर लेकर के आई थी, हरियाणा की शूटर हैं ये। और 10 मीटर एयर पिस्टल में ब्रॉन्ज जीता था। और पहली बार शूटिंग में किसी महिला ने कोई पदक जीता है ओलंपिक में, तो ये एक रिकॉर्ड बना। दूसरा पदक भी ये लेकर के आई थी, लेकिन मिक्स्ड इवेंट में सरबजोत सिंह के साथ। यहाँ पे भी 2 रिकॉर्ड बने थे कि ओलंपिक में शूटिंग में मिक्स्ड इवेंट में पहली बार हमारे पास कोई मेडल आया। और दूसरा रिकॉर्ड ये बना था कि एक ही ओलंपिक में 2 मेडल लाने वाली ये पहली भारतीय बनी थी। कौन? मनु भाकर। तीसरा मेडल भी शूटिंग में आया था, स्वप्निल कुसाले जो कि महाराष्ट्र के शूटर है। और चौथा मेडल ये
हमारी भारतीय पुरुष हॉकी टीम लेकर के आई थी ब्रॉन्ज। यहाँ पे किसको हराया था ये भी याद रखना, स्पेन को हराया था। 5वां मेडल नीरज चोपड़ा लेकर के आए थे, ये भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, सिल्वर लेकर के आए थे। और 6ठा मेडल यहाँ पे अमन सहरावत लेकर के आए थे, हरियाणा के ये रेसलर हैं, ब्रॉन्ज लेकर के आए थे ये भी। तो ये लो हमने क्विक रिवीजन कर लिया यहाँ पे पेरिस ओलंपिक का भी। चलो अगला प्रश्न देखते हैं फिर। और हाँ, अगर आप में से कोई पहली बार क्रिक एग्जाम चैनल पे करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं तो आपको बता दूं, इनका पीडीएफ आपको और इसी फॉर्मेट में जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स मैं आपके लिए लेकर के आ रहा हूँ यहाँ पे, ये भी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। पीडीएफ बिल्कुल फ्री होती है। कहाँ मिलेंगी? तो क्रिक एग्जाम का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी। टेलीग्राम चैनल को जाकर के ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जब भी पीडीएफ अपलोड हो या कोई भी वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए डायरेक्ट। तो टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में एक बार यार शेयर ज़रूर कर देना। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में कर्मचारी राज्य बीमा निगम, इंग्लिश में बोलोगे तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर जनरल कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा अशोक कुमार सिंह। तो सीनियर आईएएस अधिकारी अशोक कुमार सिंह इनका नाम है और अभी कर्मचारी राज्य बीमा निगम का डायरेक्टर जनरल इनको बनाया गया है। तो एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की बात करें, भारत सरकार के श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अंतर्गत ये काम करता है और इसका मुख्यालय आपको मिलेगा नई दिल्ली में। और अभी इसके नए डायरेक्टर जनरल बन गए ये अशोक कुमार सिंह इनका नाम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट नाम रिवाइज कराऊंगा और ये वो सभी नाम हैं जो अभी मंत्रालयों में जितने भी नए सचिव बने थे ना, अभी 2-5 दिन के अंदर ही हमने पढ़े थे, वो एक बार मैं आपको रिवाइज करा रहा हूँ। तो ध्यान से सुनिएगा, सारे इंपॉर्टेंट नाम है। जैसे कि देखो, अभी हमारे राष्ट्रपति जी की सचिव बनी थी कौन? दीप्ति उमाशंकर नाम है। और दीप्ति से एक और नाम था, ये कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय में सचिव बने थे, दीप्ति गौड़ मुखर्जी। तो दोनों को साथ में याद कर लो तो कंफ्यूज नहीं रहोगे। वैसे हमारे रक्षा सचिव डिफेंस सेक्रेटरी राजेश कुमार सिंह हैं नए वाले, क्योंकि जो पुराने वाले हैं वो तो गिरधर अरमाने हैं, उनका नाम आपको याद होगा। वो अभी 31 अक्टूबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये बन जाएंगे। उसी तरह से जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसमें जो नए सचिव हैं उनका नाम पुण्य सलीला श्रीवास्तव है। और ये किनका स्थान लेंगे? ये अपूर्व चंद्रा का स्थान लेंगे, जो कि 30 सितंबर को रिटायर्ड हो जाएंगे, उसके बाद ये बन जाएंगे। बाकी आवास व शहरी मामलों के मंत्रालय में नए सचिव कट्टीकिला श्रीनिवास हैं और अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय में सचिव चंद्रशेखर कुमार हैं। और ये भी याद रखना, कैबिनेट सचिव नए बन गए हैं, टीवी सोमनाथन, गृह सचिव गोविंद मोहन, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और इस्पात मंत्रालय में सचिव संदीप पौंड्रिक बन गए हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट नाम है, इसलिए मैंने एक साथ आपको रिवाइज करा दिए इनको। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे कि 2024 में 9वें ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप ये कहां पर होंगे? तो इसका उत्तर होगा यूनाइटेड अरब अमीरात। और आपको पता है, ये प्रश्न में आपको कई बार रिवाइज कराया कि इस साल जो 9वें ICC T20 वुमेन्स वर्ल्ड कप है वो बांग्लादेश में होने हैं। पढ़ा है कई बार, मैंने आपको बताया इस साल अक्टूबर 2024 में होने थे। लेकिन आपको पता है बांग्लादेश में राजनीतिक उथल पुथल चल रहा है, दंगे चल रहे हैं। और मैंने आपको बीच में बताया भी था, देखो बांग्लादेश में होस्ट करने के लिए कहा गया था, अब होंगे नहीं होंगे ये आगे न्यूज़ में पता चलेगा। तो पता चल गया है, देखो न्यूज़ आ गई है। इन्होंने कहा कि इस कारण से वहाँ पे जो माहौल चल रहा है उस कारण से अब हम बांग्लादेश में इसको मतलब बांग्लादेश में इसका आयोजन नहीं करेंगे। तो फिर कहाँ पे करेंगे? तो बांग्लादेश से इसका वेन्यू बदल करके यूनाइटेड अरब अमीरात कर दिया है। तो अब इसके सभी मैच यूनाइटेड अरब अमीरात में ही होंगे। पहले भारत को भी बोला था कि भैया आप होस्ट कर लो, भारत ने मना कर दिया। तो यूनाइटेड अरब अमीरात में होंगे। 3 से लेके 20 अक्टूबर तक होंगे ये यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई और शारजाह, वहाँ पे जो शहर है वहाँ पे होंगे। इसमें 10 टीमें हिस्सा लेंगी। जो भारत की टीम है उसकी कप्तान हरमनप्रीत कौर है। इस बार इसका 9वां संस्करण है, याद रखना। आपको फिर भी बता दूं, जो पहला संस्करण हुआ था वो 2009 में हुआ था, इंग्लैंड में हुआ था। उसको इंग्लैंड ने जीता था, न्यूजीलैंड को हराया था। और जो इसका लास्ट एडिशन है, जो 8वां एडिशन था, वो 2023 में हुआ था, साउथ अफ्रीका में हुआ था। उसको ऑस्ट्रेलिया ने जीता था साउथ अफ्रीका को हरा करके। अब जो 9वां एडिशन है वो 2024 में हो रहा है। ये बांग्लादेश प्लस यूनाइटेड अरब अमीरात, इसको आप ऐसे ही लिखोगे। होस्ट तो अभी भी बांग्लादेश ही है, लेकिन मैच का आयोजन मतलब कहाँ पे कराए जा रहे हैं? यूनाइटेड अरब अमीरात में कराए जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे ऐसी स्थिति नहीं है बांग्लादेश में कि हम कर सकें। तो लिखेंगे हम दोनों देशों के नाम ही, बांग्लादेश प्लस यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, और अगला वाला भी याद रख लो, 10वें वाले 2026 में होंगे, वो इंग्लैंड में होंगे। अच्छा, इसी तरह से क्रिकेट की कुछ चैंपियनशिप जो अभी न्यूज़ में थी, मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। एक तो आपको याद होगा, अभी जो 9वां
महिला क्रिकेट एशिया कप का आयोजन हुआ था, श्रीलंका में हुआ था, पढ़ा था लेटेस्ट हमने। उसको श्रीलंका ने जीता था, भारत को हराया था। और उसी तरह से अभी नवा आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप हुआ था, यह भी हुआ था 2024 में वेस्ट इंडीज अमेरिका में। उसको भारत ने जीता था और साउथ अफ्रीका को हराया था, और इसमें प्लेयर ऑफ द सीरीज जसप्रीत बुमराह रहे थे, पढ़ा है ना हमने। और बाकी ये हमने देख ही लिया, आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 बांग्लादेश और यूएई बोलोगे आप। उसके अलावा याद रखना 2025 में जो मेंस एशिया कप हैं वो भारत में होंगे T20 फॉर्मेट में। 2027 में जो मेंस एशिया कप है वो बांग्लादेश में होंगे वनडे फॉर्मेट में। और एशियन क्रिकेट काउंसिल की बात करें, इसका मुख्यालय कोलंबो में है। इसके नए हेड कौन बना दिए गए हैं? मोहसिन नकवी इनका नाम है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ये अध्यक्ष हैं। जनवरी 2025 से अपना पद संभालेंगे, ये जरूर ध्यान में रखना। वर्तमान में तो इसके हेड जय शाह हैं, जो कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी हैं। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको क्लियर करा दिए, एक एक करके क्रिस्टल क्लियर हो गए। चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे, अभी अगस्त 2024 में नेपाल के विदेश मंत्री की भारत यात्रा के दौरान भारत नेपाल से कितनी मेगावाट अतिरिक्त बिजली खरीदने पर सहमत हुआ है? तो आंसर होगा इसका तो 251 मेगावाट। अब ध्यान से सुनना, अभी नेपाल की विदेश मंत्री डॉक्टर आरजू राणा देउबा ये भारत के दौरे पर आई थी, और यहाँ पर भारत और नेपाल के बीच में बिजली समझौता हुआ है। तो इस समझौते के अनुसार भारत नेपाल से अतिरिक्त यानी कि एक्स्ट्रा में 251 मेगावाट की बिजली खरीदेगा। और इसी के साथ अब भारत का नेपाल से जो कुल बिजली आयात है वो कितना हो गया है? 941 मेगावाट हो गया है। कई जगह न्यूज़ में 1000 मेगावाट लिखा हुआ मिलेगा आपको, लेकिन वो अप्रोक्सीमेट करके दिया हुआ है। तो एग्जैक्ट डेटा मैं आपको बता रहा हूँ 241 मेगावाट है। कई जगह आपको 1000 मेगावाट भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन सही डेटा ये है। इस एडिशनल 251 मेगावाट को मिलाकर बता रहा हूँ मैं। अच्छा, यहाँ पे समझौते में एक और बात कही गई है कि भारत नेपाल से अगले 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली खरीदेगा। एक साथ नहीं खरीदेगा, टुकड़ों में खरीदेगा, लेकिन टोटल इतनी खरीदेगा। जैसे हमारी सरकार नहीं करती क्या, टुकड़ों में अभी तक जितनी भी वैकेंसियां निकाली होगी उन्होंने सालों में, एक साथ लिख के बता देती है कि हमने 5 लाख वैकेंसी निकाली, हमने 2.5 लाख वैकेंसी निकाली। पूछो कब निकाली? आज नहीं निकाली, आज तो हमने 1000 निकाली है। पिछले साल हमने 2000 निकाली थी, फिर उसके पहले हमने 5000। वो सबको जोड़ जाड़ के बता रहे। अटल बिहारी जी के टाइम में हमने 500 निकाली थी, वो भी जोड़ ली। ऐसे जोड़ जाड़ करके बता रहे। तो अभी तो ये याद रखेंगे, खैर 10 सालों में 10,000 मेगावाट बिजली हम नेपाल से खरीदेंगे। और हरियाणा और बिहार बिजली बोर्ड नेपाल से ये बिजली लेगा। भाई वहाँ से बिजली जो आएगी नेपाल से, वो किस स्टेट में आएगी, कौन सा स्टेट बाई करेगा भारत की ओर से? तो बिहार और हरियाणा बिजली बोर्ड। बाकी नेपाल के स्टैटिक देख लेते हैं। ये रहा मैप में नेपाल। तो कैपिटल यहाँ के काठमांडू है, और यहाँ पे हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सार्क का। नेपाली रुपया करेंसी होती है। प्रेसिडेंट है रामचंद्र पौडेल और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली। ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये कहाँ पे आयोजित की गई? तो आंसर होगा नई दिल्ली में। तो अभी रक्षा और विदेश मंत्रियों की तीसरी भारत जापान 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता ये भी 20 अगस्त 2024 को ही हुई है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। 2+2 मतलब इसमें 2 मंत्री होते हैं, एक विदेश मंत्री और एक रक्षा मंत्री। हमारे भी 2 मंत्री, सामने वाले देश के भी 2 मंत्री। और जापान के साथ ये हमारी तीसरी 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता है। पहली बार 2019 में हुई थी नई दिल्ली में, दूसरी बार 2022 में हुई थी टोक्यो में, और अब तीसरी ये 2024 में हो रही है नई दिल्ली में। इसमें हमारी तरफ से जो रक्षा मंत्री थे वो राजनाथ सिंह हैं, और हमारे जो विदेश मंत्री हैं वो सुब्रमण्यम जयशंकर थे। वहीं जापान की तरफ से जो विदेश मंत्री थे उनका नाम है याको कामिकावा, और जो रक्षा मंत्री थे वो किहारा माइनोरू थे। वैसे उनके नाम आपको ध्यान नहीं रखने, मैंने आपको ऐसे ही जनरली बता दिया। अच्छा, लेकिन ये जरूर बताऊंगा मैं आपको कि सबसे पहले हमने ये जो 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता करना अमेरिका के साथ शुरू किया था 2018 में। वो नई दिल्ली में की थी हमने बैठक। फिर धीरे धीरे और भी कई देशों के साथ हम इस तरह की बैठक करना शुरू कर दिए हैं। जैसे कि अमेरिका के साथ सबसे पहले किया, फिर रशिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया और ब्राज़ील के साथ भी अब हम ये 2+2 वार्ता करते हैं। तो अभी जापान के साथ ये तीसरी की है, तो इसको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में टोमिको इटुका ये दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान बन गई हैं। पूछ रहे हैं वो किस देश की है? तो आंसर होगा जापान। और आपको पता ही होगा, अभी 2-3 दिन पहले ही हमने पढ़ा था, जो दुनिया की अभी तक की सबसे उम्रदराज इंसान थी उनका नाम था मरिया ब्रायंस मोरेरा। उनका निधन हो गया।
वे 117 वर्ष की थी और स्पेन से संबंधित थी, स्पेन से थी वो। और अभी उनके निधन के बाद गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने जापानी महिला हैं टोमिको इटुका, इनको दुनिया की सबसे उम्र दराज इंसान घोषित कर दिया है। इनकी उम्र 116 वर्ष है और जापान से हैं, ये याद रखना। 3 पॉइंट। सबसे उम्र दराज इंसान जापान की हैं, 116 वर्ष आयु है, नाम है टोमिको इटुका, इतना सा ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में नेशनल रेसिंग चैंपियनशिप का खिताब जीतने वाली पहली महिला कौन बन गई है? तो आंसर होगा डायना पुंडल। तो डायना पुंडल ने MRF सैलून कैटेगरी में इंडियन नेशनल कार रेसिंग चैंपियनशिप 2024 को जीत लिया है और वे ये रेस जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं। वे पुणे महाराष्ट्र के रहने वाली है, याद रखना। अच्छा, कुशमेनी का नाम आपने सुना होगा। अभी हंगरी में अपनी पहली फॉर्मूला 2 रेस को उन्होंने जीता था, तो इनका नाम भी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बता दिया है। तो गाइज ये थी आज के आपके करंट अफेयर्स की क्लास। अगर आप में से कोई स्टूडेंट पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज को सेशन कैसा लगा, और अच्छा लगा तो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ अगर कोई भूल गए हो तो, और शेयर ज़रूर करना दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में। बाकी PDF के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। तो चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा देता हूँ एक बार, फिर हम सेशन एंड करते हैं। तो यहाँ पे हम 21 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का क्विक रिवीजन कर रहे हैं। पहला प्रश्न पूछा था, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप में सहायक रेफरी के रूप में नियुक्त होने वाली अभी भारतीय बनी है कौन? उनका नाम है रियो लंगधर। ये मेघालय से हैं और ये होंगे कहाँ पे? ये डोमिनिक रिपब्लिक में होंगे। फिर पूछा मुख्यमंत्री बाल पौष्टिक आहार योजना ये शुरू हुई हिमाचल प्रदेश में। फिर पूछा महाराष्ट्र का पहला सोलर विलेज कौन सा बन गया है? मान्या चिवाड़ी बन गया है। सद्भावना दिवस आपने मनाया 20 अगस्त को। और दुनिया की सबसे उम्रदराज इंसान मरिया ब्रायंस मोरेरा का निधन हो गया, वे स्पेन से थी। फिर पूछा किस राज्य के टूरिज्म ने ICRT गोल्ड अवार्ड जीता? केरल। फिर पूछा अभी एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ने उच्च 5 स्टार का ग्रीन टैग किस हवाई अड्डे को दिया? दिल्ली और बंगलुरु में जो हवाई अड्डा है, मतलब केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। फिर पूछा किस देश में स्थित शिवलुच ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो रशिया। फिर पूछा वर्ष 2025 तक भारत की पहले इलेक्ट्रिक माइक्रो कार रॉबिन लॉन्च करने वाली विंग्स EV कंपनी कहाँ की? इंदौर की। और आखिरी प्रश्न पूछा भारत इजराइल ने राष्ट्रीय जल प्रौद्योगिकी केंद्र कहाँ स्थापित करने के लिए समझौता किया? तो IIT मद्रास। चलो अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा फ्रांस की कार निर्माता कंपनी सिट्रियन ने किसने भारत में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।